Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7 chemical equilibrium. और इसमें भी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें से भी हम दो जो फैक्टर थे वो डिस्कस कर चुके थे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज और साथ में इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये दोनों हमने पढ़ लिया था। आज हम तीसरा जो फैक्टर है वो डिस्कस करते हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। देखिएगा, अगर आपके पास कोई कंटेनर, उसमें इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया है, ए बी ऑल आर गैसेस एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ऑल आर गैसेस, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद इस कंटेनर के अंदर अगर हम इनर्ट गैस कहीं से ऐड करें, बाहर से कोई इनर्ट गैस लेके आए, इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, दीज आर इनर्ट गैसेस, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे किसी के साथ भी। अगर इन इनर्ट गैसों को ऐड करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा। इनर्ट गैसों को जब हम ऐड करते हैं तो दो कंडीशन होती है। पहली जो कंडीशन है नंबर 1 वो होती है इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का वो कांस्टेंट है, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के अगर हमने इसमें इनर्ट गैस मिलाई है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस जैसे ही हम ऐड करेंगे तो इस रिएक्टिंग मिक्सचर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो उससे इनका जो कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। और कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। If the volume kept in constant and an inert gas such as argon is added which does not take part in the reaction, the equilibrium remain undisturbed। ये equilibrium है ये undisturbed रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं होगा। It is because the addition of an inert gas at constant volume does not change the partial pressure or the molar concentration of the substance involving the reaction। जैसे ही हम इसका इनर्ट गैस मिलाएंगे तो वो इसके पार्शियल प्रेशर हर गैस के या फिर इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं करेगी, जिससे इक्विलिब्रियम जो है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। The reaction quotient change only if the added gas is a reactant or product involved in the reaction। इसका जो रिएक्शन क्वोशेंट होता वो केवल तभी चेंज होता, इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम है वो तभी चेंज होता जब इसके अंदर जो भी आपने गैस मिलाई है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में वर्क करती, इट मीन्स अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर इनर्ट गैस मिलाओगे तो कोई चेंज नहीं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है कि अगर हम यहाँ से इनर्ट गैस अगर मिक्स करें और वॉल्यूम को कांस्टेंट ना रख के प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर उतना ही रहे जितना कि इन गैसों का है उतना ही प्रेशर रहे, तो जैसे ही हम इनर्ट गैस को यहाँ पर मिलाएंगे तो गैसें यहाँ पर इनर्ट गैस आ जाएंगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अब क्या होगा, इनर्ट गैस मिला दी तो वो भी स्ट्राइक करेगी वॉल के ऊपर कंटेनर पर, तो प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो ये जो कंटेनर है इस कंटेनर का हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे होंगे, बी के नंबर ऑफ मोल्स होंगे कन्वर्टेड इनटू सी एंड डी, इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ पर होंगे, बट वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे प्रेशर उतना ही मेंटेन रहे। अब वॉल्यूम जैसे इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। हर एक लीटर वॉल्यूम में उनके जो मोल्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज हो गया है। और ली चैटलर क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे चेंज को रिड्यूस कर सके। यहाँ चेंज क्या हुआ, यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज हुआ है नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए हैं। तो ली चैटलर कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हो। और नंबर ऑफ मोल्स अगर
कांस्टेंट हैं उतने ही हैं, तो दोनों तरफ इक्वल हैं, तो फिर अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। जैसे H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू 2HI, तो यहाँ पर गैस के जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट में है, तो यहाँ इनर्ट गैस मिलाओगे तो कोई भी इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास में PCl5 कन्वर्ट इनटू Cl2 प्लस में PCl3, ये गैस ये भी गैस ये भी गैस, तो इधर देखिएगा रिएक्टेंट में गैस का नंबर ऑफ मोल कितना है 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 1 1 एंड 2, दैट्स राइट। तो किधर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज होंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, शिफ्टेड टुवर्ड नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ इनर्ट गैस अगर आप मिक्स करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर तो जो इक्विलिब्रियम है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर थर्ड या फोर्थ भी हम इसे कह सकते हैं, और वो जो है वो है नंबर 4, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। देखिएगा whenever an equilibrium is disturbed by a change in the concentration change हमने देखा, प्रेशर चेंज हमने देखा, वॉल्यूम चेंज हो गया था, द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंज, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है और दोबारा से जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होता है, बिकॉज द रिएक्शन क्यूसेंट QC जो होता है नो लॉन्गर इक्वल विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, QC जो होता है वो KC के इक्वल नहीं रह पाता है, इसलिए ये चेंज होता है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। When a change in temperature occurs, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कैसे कैसे चेंज होगा तो देखिएगा, टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का होगा। कौन कौन से दो टाइप का होगा, या तो जो इक्विलिब्रियम है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो देखना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो आपको याद होगा कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर डेल्टा H जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। दैट्स राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकलती है, डेल्टा H नेगेटिव होता है, तो उनके अंदर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिक्रीज होगा एज द टेम्परेचर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसकी वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब ऊपर की वैल्यू कम नीचे की ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट, दैट मींस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव होता है, अगर यहाँ पर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बेटा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स राइट, टेम्परेचर चेंज अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो वो रिएक्शन के रेट को भी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी वैल्यू को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसे हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए A B आपस में रिएक्ट करते हैं, C D का फॉर्मेशन होता है या C का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब देखिएगा, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो A और B आपस में कंबाइंड होंगे, C का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम इधर पॉजिटिव डेल्टा H करके लिख देते हैं, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। बस राइट, ये एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि किसके फॉर्म में होगी, जो कि हीट के फॉर्म में होगी, जो कि टेम्परेचर को राइज करेगी। ये है आपका कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये जो है इसमें दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो है ये एक एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम है, एक्सोथर्मिक। अब अगर आप यहां से टेम्परेचर को राइज करोगे, यहां से अपने आप एनर्जी रिलीज हो रही है, अब आप अगर आपने यहां से टेम्परेचर को और राइज कर दिया, इसको अगर आपने और राइज कर दिया तो देखिएगा ये जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी,
ली चाटलर क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, और कौन से डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, उस डायरेक्शन में चेंज होगा जिधर किया गया चेंज रिड्यूस हो जाए। हमने क्या किया है, यहाँ से टेम्परेचर को और राइज कर दिया है, तो ये राइज हुआ, तो इसको फिर से रिड्यूस कीजिए, इसको फिर से खत्म करना है, टेम्परेचर को कम कीजिए। कम कब होगा, जब ये टेम्परेचर और सी आपस में रिएक्ट करके और ए भी बनाएंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे वापस टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम है आपका वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में अगर एंडोथर्मिक है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एंडोथर्मिक को ए बी दोनों रिएक्ट करते हैं, और एंडोथर्मिक और है तो यहाँ पर आपको एनर्जी और देनी पड़ेगी, तब जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, ये सी में। सी फिर ब्रेक होता है इन दोनों के अंदर। तो एंडोथर्मिक हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में ए बी रिएक्ट करते हैं, साथ में टेम्परेचर आपको देना पड़ता है, ठीक है, ये देखिए एंडोथर्मिक हो गया। अब अगर आप यहां से टेम्परेचर को राइज करोगे, तो आपने ये टेम्परेचर राइज कर दिया, इसको बढ़ा दिया है, तो ली चाटलर क्या कहता है कि जो चीज इंक्रीज की है उसे रिड्यूस कीजिए वापस से। तो इसको रिड्यूस करना है, टेम्परेचर रिड्यूस ये कब होगा, तो इसको रिड्यूस करना है तो ए बी रिएक्ट करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे और सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ताकि टेम्परेचर जो है वो फिर से डाउन हो जाए। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने के बाद अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसे हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। हैबर प्रोसेस है ये अमोनिया बनाने का। और इस रिएक्शन के अंदर देखिएगा एंथैल्पी की वैल्यू लिखी है, डेल्टा एच जो है वो कैसा है, नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक। इट मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगी, अमोनिया बनेगी और साथ में एनर्जी और रिलीज हो रही है, ठीक है ना। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू ली चाटलर प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप तुमने यहाँ से टेम्परेचर को और इंक्रीज किया, इसका मतलब ये चीज इंक्रीज कर दी है, तो इसको वापस से डिक्रीज करना है, तो ये दोनों कंबाइंड होके और ये वापस से बनने लग जाएगा। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन चली जाएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होगा, दोनों रिएक्ट करके वापस से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बन जाएंगे। इन अदर वर्ड लो टेम्परेचर, इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ टेम्परेचर राइज नहीं करना है, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर रखोगे तो अमोनिया बनेगी, इट मींस प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की हाई यील्ड बनेगी। टेम्परेचर हाई कर दोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा। इन अदर वर्ड लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, बट practically very low temperature slow down the reaction, so moderate temperature and a catalyst is used। लेकिन यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को बहुत कम कर देते हैं तो फिर इनको रिएक्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है, इसलिए बहुत कम भी नहीं होता। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट ही रखा जाता है। हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज द नंबर ऑफ गैसेस मोल आर लेस इन द प्रोडक्ट। अगर आपको यहाँ पूछा जाए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैंने बताया था प्रेशर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, कहां से कहां की तरफ जाता है, हाई जो मोल होते हैं, प्रेशर लगाएंगे तो हाई जो मोल होते हैं वहां से वो लो मोल की तरफ जाता है, लो मोल्स। अब आप देख लीजिए हाई मोल किधर है, रिएक्टेंट के कितने मोल्स है यहाँ पर 1 3 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट के 2 मोल है, तो हाई मोल से लो मोल की तरफ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसका रेट जो है वो इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कुछ और एग्जांपल लेकर के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक नया एग्जांपल है और इस एग्जांपल में देखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेकिंग NO2 गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो गैस होती है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है NO2 गैस, विच डाइमराइज इनटू N2O4 गैस, जो कि किसमें डाइमराइज हो जाती है N2O4 में। और N2O4 जो होती है बेटा ये कैसी होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। क्या इक्विलिब्रियम अटेन होता है दोनों के बीच में, देखिएगा इक्विलिब्रियम अटेन होता है कि 2NO2 गैस डाइमराइज हो जाती है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बना देती है, N2O4 गैस जो है वो बना देती है।
और इस रिएक्शन की इंथैल्पी देखिएगा, ये इस रिएक्शन की इंथैल्पी है। इंथैल्पी चेंज देखिएगा नेगेटिव है, नेगेटिव है तो इसका मतलब है सीधा सा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2NO2 के जो मॉलिक्यूल है ये जब डाइमराइज होगी तो डाइमराइज होने के बाद में क्या बनाती है, N2O4 बनाती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है इतनी 57.2 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बस राइट, ये इक्विलिब्रियम हो गया है। अब अगर आपने यहाँ से टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये जो एनर्जी है ऑब्वियसली ये इंक्रीज हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज हुआ है तो ली चटलर क्या कहता है कि ये इंक्रीज हुई है, इसको फिर से डिक्रीज करो, फिर से डिक्रीज करना है तो ये जो N2O4 है ये वापस से डिकम्पोज हो जाएगी इसमें। अब याद रखना है कि जो आपका NO2 होता है या रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसका कोई कलर नहीं होता। टेम्परेचर को राइज करेंगे तो ये जो कलर नहीं है, इसका कलरलेस है, वो इसमें डिकम्पोज होगी जो कि रेडिश ब्राउन कलर की है, तो रेड ब्राउन कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा। और अगर आप टेम्परेचर को लो करेंगे, लो टेम्परेचर को करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपने कम कर दी है, कम कर दी है तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इट मीन्स ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये एनर्जी ज्यादा कब होगी, कब रिलीज होगी, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो NO2 जो है वो आपस में कंबाइंड होकर के N2O4 बना लेगा। NO2 कंबाइंड हो जाएगा तो रेड ब्राउन कलर जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा और कलरलेस बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास में एक बल्ब है जिसको आपने आइस बाथ में रखा हुआ है। आइस बाथ में रखने का मतलब सीधा सा बहुत लो टेम्परेचर है, यहाँ पर लो टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर पर क्या होगा, टेम्परेचर जब आप लो करोगे तो जो NO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4 में। N2O4 का कोई कलर नहीं होता तो यहाँ पर सारा का सारा N2O4 मिलेगा, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होगी जिसका कोई कलर नहीं होगा, तो ये कलरलेस होगी। अब जैसे ही आपने थोड़ा सा टेम्परेचर राइज किया, कितना कर दिया, वाटर के अंदर रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होगा, ये एनर्जी बढ़ गई, इसको कम करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी और बैकवर्ड में जाएगी तो N2O4 डिकम्पोज होकर के ये बनाने लग जाएगा, ये बनेगा तो इसका कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। तो थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर इसमें आने लग जाएगा और रूम टेम्परेचर के ऊपर दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिससे इसका जो कलर है वो कैसा दिखाई देगा, हमें पेल ब्राउन कलर जो है वो दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, इनमें से अगर उसी कंटेनर को निकाल के कहां पर रख दें, उसी को ही हम निकाल करके एक पानी में रख दें जिसमें कि बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर है तो वहां पर टेम्परेचर आपने बहुत हाई कर दिया। अब टेम्परेचर अगर आप बहुत हाई कर दोगे तो इस टेम्परेचर को डाउन करना है तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट और भी तेजी से बढ़ जाएगा, जिससे N2O4 खत्म हो जाएगा और सारा का सारा N2O4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। और NO2 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, इसलिए इसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा और ये पूरी देखिएगा रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। लो टेम्परेचर के ऊपर किसका फॉर्मेशन होगा, N2O4 का। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो किसकी तरफ जाएगी, NO2 की तरफ जाएगी, NO2 का फॉर्मेशन होगा। दैट्स राइट। चलिए इसके बाद कुछ और एग्जांपल हम देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन आल्सो बी सीन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एक्सोथर्मिक में थे दोनों एग्जांपल, अब हम एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं। जैसे ये कोबाल्ट के साथ में वाटर जुड़े हुए हैं तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आयन है जो कि वाटर में डिजोल्व है। इसके अंदर जैसे ही क्लोराइड आयन हम डालते हैं तो ये जो क्लोराइड आयन से ये आते हैं और यहाँ से ये वाटर को रिप्लेस कर देते हैं और खुद इसके साथ जुड़ करके क्या बना देते हैं, टेट्रा क्लोरो कोबाल्ट बना देते हैं और वाटर अलग हो जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये पिंक कलर का होता है, क्लोराइड आयन का सेपरेट कोई कलर नहीं होता और ये जो है ये ब्लू कलर का होता है। दैट्स राइट। और ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसे लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, कोबाल्ट के साथ 6 वाटर हेक्साहाइड्रेट है ये, ठीक है, साथ में 4 Cl नेगेटिव, और एंडोथर्मिक है तो यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी देंगे तो CuCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, 6 वाटर इसमें से चले जाएंगे इक्विलिब्रियम में।
अब जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर आपने इसको दिया, टेम्परेचर दोगे तो यहाँ से टेम्परेचर आपने दिया, टेम्परेचर दोगे तो ये एनर्जी आपने बढ़ा दी, टेम्परेचर दोगे, एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इधर देना पड़ेगा, ये दोनों साथ में टेम्परेचर, फिर ये दोनों का फॉर्मेशन। तो जैसे टेम्परेचर राइज करोगे ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ली चेटलायर क्या कहता है कि जो इंक्रीज हुआ है उसे वापस से रिड्यूस करो, डिक्रीज करो तो इसको फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना है तो ये दोनों कंबाइंड होंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ये दोनों बनने लगेंगे, और ये दोनों बनेंगे तो ये बनेगा, इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। इसलिए अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो ब्लू कलर बनेगा, और टेम्परेचर को लो अगर कर दोगे तो फिर कौन सा कलर होगा, पिंक कलर होगा। एट रूम टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू, रूम टेम्परेचर पर ब्लू होता है क्योंकि ये होता है, लेकिन जैसे हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। दैट्स राइट, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। अगर हमने कैटलिस्ट मिला दिया तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट। देखिएगा, जब हम एक कैटलिस्ट मिला देते हैं तो क्या होता है, अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंजेस। आपको पता है कैटलिस्ट जो होता है वो खुद जो है वो काम नहीं आता, लेकिन किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। दैट्स राइट। इस तरीके का एक डायग्राम है जो कि हमें 12th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ये एनर्जी है। रिएक्टेंट अगर आपने लिया हुआ है तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कुछ एवरेज एनर्जी होती है, उन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए उनके पास एनर्जी का एक बैरियर होता है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उस बैरियर को पार कर जाते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनर्जी का वो जो बैरियर है, और ये जो एनर्जी होती है इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करनी होती है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। कैटलिस्ट जो है वो क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्टेंट के लिए वो जो एनर्जी का बैरियर होता है ना, उस बैरियर को ही कम कर देते हैं, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बहुत इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस जो एक्टिवेशन एनर्जी है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं वो दोनों रिएक्शन के लिए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, दोनों के लिए, फॉरवर्ड होगी तो ये कर्व होगा, बैकवर्ड के लिए कर्व होगा, तो दोनों रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट इक्वली चेंज होता है, जितनी स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उतनी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन होगी। इसलिए कैटलिस्ट अगर हम मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। It increase the rate of forward reaction and reverse reaction that pass through the same transition state and loss not affected equilibrium. Not affected equilibrium. Catalyst lower the activation energy for the forward and reverse reaction by exactly the same amount. दोनों के लिए activation energy की वैल्यू को कम कर देता है। Catalyst does not affect the equilibrium composition of a mixture, जिससे इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन का जो मिक्सचर कंपोजिशन है उसको चेंज ये नहीं करता है। इट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। बस होता है तो क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ी फास्टली होगी, बैकवर्ड रिएक्शन बड़ी फास्टली होगी, जिससे क्या होता है, जिससे इक्विलिब्रियम जो है बहुत इजीली अटेन हो जाता है। याद रखेंगे, इक्विलिब्रियम जो है बहुत इजीली अटेन हो जाता है। पहले देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझिए। हैबर प्रोसेस हमने अभी पढ़ा, अमोनिया को सिंथेसाइज करने का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करती हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा एच इसके लिए इतना है, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है तो हम एनर्जी को या हीट को यहाँ पे लिखेंगे। टेम्परेचर राइज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो रिएक्शन जो है वो लो या मॉडरेट टेम्परेचर पर कराई जाती है। इन अकॉर्डिंग्स with Lee Chatelain principle, the optimum condition for the production of ammonia are, अमोनिया को बनाने की जो ऑप्टिमम कंडीशन को देखिएगा। प्रेशर यहाँ पे हाई करना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 4 और कन्वर्टेड इनटू द 2, तो हाई मोल से लो मोल की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लो मोल इजीली बनेंगे, इसलिए प्रेशर हाई होना चाहिए।
टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो अगर करेंगे तो ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे रखना पड़ता है। यू द यूज ऑफ ए कैटलिस्ट सच एज आयरन, और यहाँ पर हम कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डालते हैं, आयरन डालते हैं। सिमिलरली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ना है, उसमें कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो दूसरा जो स्टेप होता है उसके अंदर SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, और इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू देखिए इतनी होती है। थ्रू द वैल्यू ऑफ K सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीटेशन, देखिएगा यहाँ से Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेशन के नियर होगी। बट प्रैक्टिकली द रिएक्शन इज वेरी स्लो, प्रैक्टिकली ये जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है। दस इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या डालते हैं, प्लेटिनम और डाई वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 जो है उसको हम यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, जो कि रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही रहेगा, बट रिएक्शन जो है वो बहुत फटाफट से हो जाए। इस तरीके से ये जो लेक्चर था इसमें हमने डिस्कस किया फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें पहला हमने पढ़ा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाने पर इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। दूसरा, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर मिलाएंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें वॉल्यूम एक्सटेंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग होगा, एंडोथर्मिक में अलग होगा, एक्सोथर्मिक में अलग होगा। एंडोथर्मिक में अगर आप एक्सोथर्मिक है वहां टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम, और एंडोथर्मिक में अगर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हमने कुछ एग्जांपल से देखा। कैटलिस्ट की हम बात करें तो कैटलिस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट को इक्वली अल्टर करता है, ठीक है ना, जिससे इक्विलिब्रियम बहुत इजीली अटेन हो जाता है। ये थे मेजर फैक्टर दैट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।